मैं खुदकुशी को हराम समझता हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम सिर्फ इसलिए इस तजवीज़ की मुखालिफत कर रहे हो क्योंकि ये तजवीज़ रणवीर की है, क्यों? जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जाहिर है अब रकीब रोसफेर की तजावीज़ कबूल होना शुरू हो गई तो मुझे बाकी सारी उम्र हिजरो फराक पर मबनी गज़लें ही सुननी पड़ेंगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास करने की जरूरत नहीं, मौजूदा हालात में ये बेहतरीन तजवीज़ है, इसलिए ऐसा ही होगा। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने मना तो नहीं किया, इमरान ने कहा। नहीं, हम वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी साथ जाओगे और बस ये मेरा आखिरी फैसला है। जूलिया ने उसी लहजे में कहा। मुझे साथ ले जाने के लिए तनवीर से पूछ लो पहले, हो सकता है कि मेरे साथ जाने की बात सुनकर वो अपनी तजवीज़ ही वापस ले ले। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान की मुफाद में तुम क्या मैं किसी के तहत भी काम कर सकता हूँ? तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब बोलो, शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें तनवीर की ये बात सुनकर? जूलिया ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। हाँ वाकई ये तो शर्म वाली बात है, क्यों सफदर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपकी बात सुनकर पता चलता है कि आपके जहन में कोई मुतबादिल प्लान मौजूद है, आप वो बता दें ताकि अगर कोई सेफ प्लान हो तो उसी पर अमल कर लिया जाए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुतबादिल प्लान तो यही हो सकता है कि अब तुम्हारी बजाय मैं खुतबा निकाह याद करने की कोशिश करूँ ताकि चलो तुम्हारी और सालिया की जिंदगी में तो बहार लाई जा सके। मुस्कुराती हुई और खिलखिलाती हुई बहार। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अहमक आदमी है और अहमक आदमी से इसके अलावा और क्या तवक्का की जा सकती है? नॉनसेंस, इस कदर अहम मसले में भी बकवास शुरू कर दी है। नॉनसेंस, जूलिया ने हकीकतन इंतहाई वसीले लहजे में कहा। मिस जूलिया, आप खुद को कंट्रोल में रखें प्लीज। इमरान साहब जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि असल मौजू गोल हो जाए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसका अहमकपन तो खत्म नहीं होना। जूलिया, तुम मेरे साथ चलो, बाकी जो साथी साथ जाना चाहें वो भी तैयार हो जाए, हम ये मिशन मुकम्मल करके अभी वापस आ जाएंगे। तनवीर ने कहा। रुको तनवीर, मेरी बात सुनो, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। इमरान साहब को चीफ वैसे ही टीम का लीडर नहीं बना देता, उसे मालूम है कि इमरान में क्या सलाहियतें हैं। कैप्टन शकील ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया शुक्रिया, इस तारीफ के लिए बेहद शुक्रिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, फिर जहाँ बैठना ही फजूल है, जब तुम कोई प्लान बना लो तो मुझे इत्तला दे देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जूलिया ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ ही तनवीर भी उठ खड़ा हुआ। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। तनवीर ने कहा। बैठ जाओ तुम दोनों और मेरी बात गौर से सुनो। अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया और तनवीर दोनों बेइख्तियारी अंदाज में उठे थे, इसी अंदाज में बैठ गए। हम इस वक्त तकरीमिया में हैं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमारे खिलाफ अस्काम एजेंसी का सिर्फ एक सेक्शन काम कर रहा है तो तुम ये सोच जहन से निकाल दो। ब्लैक स्क्वाड तो सिर्फ सामने है, वरना हमारी तलाश में यकीनन अस्काम एजेंसी के तमाम सेक्शन हरकत में आ गए होंगे। चूँकि उन्हें ये मालूम हो चुका है कि हमें इस हेडक्वार्टर के मोहल्ले वकू का इल्म हो चुका है, इसलिए बला महाला उन्होंने इस हेडक्वार्टर के गिर्द ना जाने कितने हसार कायम कर दिए होंगे। उन्हें इल्म है कि अब हमने बराह रास्त टारगेट पर काम करना है, इसलिए जज्बाती होकर सोचना सिर्फ और सिर्फ खुदकशी के मुतरादिफ है। हमें तमाम हालात को मद्देनजर रखकर मिशन को मुकम्मल करना है और फिर हमने जिंदा सलामत वापस भी आना है, क्रीमिया से भी निकलना है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया और तनवीर दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। हाँ, ये बात इसी तरह संजीदगी से तुम पहले नहीं कर सकते थे, जूलिया ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान और उसकी डिप्टी चीफ को मैं खुद से ज्यादा अक्लमंद समझता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम सब मौजूदा हालात का पूरी तरह अदराक रखते हो, लेकिन तुम दिमाग से सोचने की बजाय दिल की बात मान लेते हो। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और चूंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं, इसलिए तुम सिर्फ अकल तक ही महदूद रहते हो, ठीक है? आई एम सॉरी, जूलिया ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे तनवीर की तजवीज़ से इत्तफाक है, इमरान ने कहा तो जूलिया और तनवीर एक बार फिर उछल पड़े। क्या मतलब? अभी इस तजवीज़ के खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है तुमने और अब कह रहे हो कि तुम्हें इससे इत्तफाक है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर के चेहरे पर भी हैरत थी, जबकि बाकी साथी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तनवीर की तजवीज़ यही है ना कि टारगेट पर रेड किया जाए और मुझे उससे इत्तफाक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इस बार जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुमसे खुदा समझे, तुमसे तो बात करना अपने आप को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इमरान साहब, अगर उन्होंने हसार कायम कर रखे होंगे तो क्या हमें पहले उन हसारों को तोड़ना होगा? फिर तो हम हवा महवा चक्कर में फंस जाएंगे, सफदर ने कहा। जाहिर है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये हसार वैसे ही काम करते रहे और हम अपना मिशन मुकम्मल कर लें, इमरान ने कहा। और इस लम्हे सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो घंटी की आवाज़ सुनकर सब बेएहतियात चौंक पड़े। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा। ब्लैकमैन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। और यस, क्या मालूम हो गया कि अक्रीमा में क्या भाव चल रहा है? इमरान ने कहा। भाव में हाथ से तेजी आ चुकी है, इसलिए आपको इस खरीदारी का इरादा मुलतवी करना होगा, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कितने अरसे तक? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कम से कम 10 से 15 दिन तक भाव तेज रहेगा, उसके बाद उसमें कमी आ जाएगी, ब्लैकमैन ने जवाब देते हुए कहा। यह ख्याल किसने जाहिर किया? इमरान ने पूछा। टॉप सीक्रेट जराये से मालूम हुआ और उनकी बात मुसद्दिका मालूम होती है, ब्लैकमैन ने जवाब दिया। ओके, फिर मजबूरी है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मतलब? क्या हमें 10-15 रोज मजीद इंतजार करना होगा? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा।
नहीं, ये कोड गुफ्तगू थी ताकि अगर फोन कॉल चेक हो रही हो तो इस कॉल को भी कारोबारी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए। ब्लैकमैन के हाथ बेहद लंबे हैं। उसने जो कुछ बताया उसके मुताबिक अस्काम एजेंसी की तमाम तर तवज्जो हेडक्वार्टर की हिफाजत पर मबजूल है। 10-15 दिनों से उसकी मुराद है कि हमें 10 रोड पर जाना होगा, जहाँ पर फ्रांस टामीट होटल है। उसके मैनेजर क्रम से मिलना होगा जो हमें मजीद तफसील बताएगा ताकि हम तफसीली प्लानिंग बना सकें। इमरान ने कहा तो सबने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इमरान साहब, ये नया कोड क्या ब्लैकमैन को भी इसका इल्म था और आपको भी? क्या आपने पहले उससे ये कोड तय किया था? कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, और ये ज़रूरी था। बहरहाल अब मुझे जाना होगा ताकि मज़ीद तफसीलात हासिल करके आज रात को वहाँ रेड कर दिया जाए और वापसी की भी कोई फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई जा सके। इमरान ने कहा तो फिर हमें अपने कमरों में जाकर कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाली रात शायद हमारे लिए मुश्किल साबित हो सकती है, फिर शायद हमें आराम करने का मौका ना मिले। जूलिया ने कहा, हाँ, अभी जाकर रेस्ट कर लो, जब मैं कहूँ तो तैयार हो जाना। इमरान ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। अस्काम एजेंसी का चीफ ब्रोस अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ब्रोस ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। क्रिस्टाइन की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, कराओ बात। चीफ ब्रोस ने चौंक कर कहा, क्रिस्टाइन बोल रही हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद क्रिस्टाइन की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस, कैसे कॉल की है? चीफ ब्रोस ने कहा, चीफ, मेरे जहन में हेडक्वार्टर को पाकिस्तानी एजेंटों से बचाने के लिए एक खास प्लान है। मैंने उसी प्लान पर डिस्कस करने के लिए आपको कॉल की है। दूसरी तरफ से क्रिस्टाइन ने कहा तो चीफ ब्रोस चौंक पड़ा। क्या प्लान है, बताओ? चीफ ब्रोस ने कहा, प्लान ये है कि हेडक्वार्टर के बाहर जो सेटअप है वो वैसे ही रहे, लेकिन हम में से किसी को हेडक्वार्टर के अंदर भी मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये बात तो लाजमी होगी कि रास्ता अंदर से खुलता होगा। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ माफूकुल फितरत खसूसियात का मालिक एजेंट इमरान मौजूद है और जैसे शख्स के लिए बाहर से रास्ता खोल लेना कोई मुश्किल नहीं होगा और अगर वो किसी तरह अंदर पहुंच गया तो फिर कौन रोक सकेगा? क्रिस्टाइन ने कहा। क्यों, क्या तुम्हारे ख्याल में इमरान और उसके साथी इस कदर फोर्स होने के बावजूद हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हैं? चीफ ब्रोस ने चौंक कर कहा। नो चीफ, ऐसी बात नहीं। मैंने डार्सन के साथ मिलकर हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए खसूसी साइंसी इंतजाम मुकम्मल किए हैं। हेडक्वार्टर के अंदर गैर मुतालिक आदमी किसी सूरत में दाखिल नहीं हो सकता। हमने हेडक्वार्टर में एक स्पेशल सर्चिंग कंप्यूटराइज मशीन नस्ब की है जिसका लिंक सुपर मास्टर कंप्यूटर से कर दिया गया है। हेडक्वार्टर में काम करने वाले अफराद के मुकम्मल कवायफ और उनके जिस्मानी निशानात तक सुपर कंप्यूटर में महफूज कर दिए गए हैं। सुपर कंप्यूटर उनकी 24 घंटे खुफिया निगरानी करता रहता है। सुपर कंप्यूटर की इजाज़त के बगैर वो हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकते और ना ही अंदर जा सकते हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की जहां पहुंचने के बाद हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दिया गया है। जब तक ये लोग खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर सील्ड रहेगी। उसका रास्ता भी किसी सूरत नहीं खुल सकता क्योंकि वो भी सुपर कंप्यूटर के तहत है और वहाँ से राब्ता भी सिर्फ ज़ाती तौर पर मेरा है, डार्सन का भी नहीं। मेरी आवाज़ बाकायदा वहाँ सुपर कंप्यूटर में फीड शुदा है, इसलिए इमरान मेरी आवाज़ की नकल करके भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी उसे वहाँ की फ्रीक्वेंसी का इल्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका इल्म भी सिर्फ मुझे है। मेरा सारा ग्रुप भी उससे लाइन है, इसलिए हेडक्वार्टर की तरफ से तो मुझे फिक्र ही नहीं। हमने हर लिहाज से उसे नाकाबिल तस्वीर बनाया है, इसलिए जब भी इमरान और उसके साथियों ने वहाँ का रुख किया वो लाजमन हलाक कर दिए जाएंगे। क्रिस्टाइन ने पूरे एतमाद और तफसील से बात करते हुए कहा, गुड शो, फिर तुम्हारे हेडक्वार्टर में रहने की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है? चीफ ब्रोस ने जवाब दिया। एहतियात के तौर पर चीफ, हमें इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्रिस्टाइन ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैंने तुम्हारे ग्रुप में ब्लैक स्क्वाड के आदमी भी शामिल कर दिए हैं। तुम उन सब के साथ डार्सन हेडक्वार्टर का मुहासिरा कर लो और अब किसी सूरत में उन्हें ट्रेस करने के बाद बेहोश करने या कैद वाली कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई मशकूक आदमी भी सामने आए तब भी उसका फौरी हाथमा कर दिया जाए। चेकिंग बाद में की जा सकती है, चीफ ने कहा। यस चीफ, अब ऐसा ही होगा, क्रिस्टाइन ने कहा तो चीफ ब्रोस ने रिसीवर रख दिया। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेएहतियात चौंक पड़ी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और जो के बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। रॉजर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ, चीफ ब्रोस ने महसूस लहजे में कहा। और यस चीफ हुक्म। चीफ ब्रोस की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से राजर ने मोदवाना लहजे में कहा। राजर अस्काम एजेंसी के तहत पूरे एक्रीमे में फैले हुए मुहब्बरों के नेटवर्क का इंचार्ज था। उसके सेक्शन को ट्रेसिंग सेक्शन का नाम दिया गया था और चूंकि राजर ने एक्रीमा से उसकी खसूसी तरबियत हासिल की हुई थी इसलिए उसे इस सेक्शन का इंचार्ज बनाया गया और गुज़श्ता 1 साल से वो सेक्शन में काम कर रहा था और उसकी सेक्शन की कारकर्दगी बेहद अच्छी थी। एक्रीमा में होने वाले जुराइम और खास तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के सिलसिले में ट्रेसिंग सेक्शन बड़ी कामयाबी से सुराह लगा रहा था। चीफ ब्रोस को अचानक ख्याल आया कि अगर ट्रेसिंग सेक्शन को इस्तेमाल किया जाए तो वो जल्द ही इमरान और उसके साथियों का सुराह लगा सकता है। क्या तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ जानते हो? चीफ ब्रोस ने कहा। यस सर, और ये भी मुझे मालूम है कि ये सर्विस इन दिनों फ्लारिया में मौजूद है। उनका टारगेट अस्काम हेडक्वार्टर है और ऐसी ही दूसरी मालूमात भी मेरे पास मौजूद हैं। राजर ने संजीदा लहजे में कहा। तो क्या तुम उनके खिलाफ काम किया है तुमने कोई? चीफ ब्रोस ने चौंक कर कहा, नो चीफ, क्योंकि इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया था। राजर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अब मैंने फैसला किया कि उन्हें ट्रेस करके फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। चीफ ब्रोस ने कहा। यस चीफ, अब हम इस टास्क पर काम शुरू कर देते हैं। राजर ने कहा। कैसे काम शुरू करोगे? चीफ ब्रोस ने पूछा। चीफ,
मैं अपने ग्रुप को ही कमांड दूंगा, फिर कहीं ना कहीं उनसे इनके बारे में इत्तला मिल जाएगी, क्योंकि बहरहाल वो जहाँ किसी न किसी एक्रीम मुखालिफ ग्रुप से मदद हासिल कर रहे होंगे और तकरीबन हर ग्रुप में हमारे मुहब्बिर मौजूद हैं। वो जिस ग्रुप से भी मदद हासिल करेंगे मुझे उनके बारे में इत्तला मिल जाएगी। राजन ने बाएतमाद लहजे में कहा, ओके ठीक है, जैसे ही उनके बारे में कोई हतमी इत्तला मिले मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देना। चीफ रोज ने कहा, यस चीफ। राजन ने कहा। चीफ रोज ने रिसीवर टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर अभी इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। उसे यकीन था कि राजन और उसका ट्रेसिंग ग्रुप इमरान और उसके साथियों के बारे में जल्द ही कोई ना कोई सुराग लगा लेगा, फिर इमरान और उसके साथियों को हलाक होने से कोई ना बचा सकेगा। फ्रांस होटल के एक सीक्रेट रूम में इमरान और सफदर मौजूद थे। उन दोनों के यहाँ पहुँचने पर जब इमरान ने खसूसी कोड दोहराए तो होटल के मैनेजर क्रम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, तो उन्हें एक कमरे में पहुंचा दिया गया। उन्हें जहां बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, लेकिन क्रम्प अभी तक नहीं आया। काफ़ी देर हो गई कि ये क्रम्प अभी तक आया क्यों नहीं, क्या वो हमारी चेकिंग कर रहा है? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, ये भरोसे का आदमी है, वो यकीनन हमारे लिए काम कर रहा होगा। ब्लैकमैन ने उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई तो उसे हर सूरत में हमें मालूमात मुहैया करना होंगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सफदर भी उठ खड़ा हो गया। ओ आप तशरीफ़ रखें, मैं देर से आने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपका काम मुकम्मल करके आपसे मुलाकात करूँ, कंप ने कहा, और फिर मुसाफा करके वो भी उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। आपको क्या हिदायत की गई थी और आपने अब तक क्या किया? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, क्या मैं खुलकर बात कर सकता हूँ? क्रम्प ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ जाहिर है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, इमरान ने कहा। मुझे हिदायत मिली थी कि ब्लोटन पहाड़ियों की डेड पॉइंट जो एक खाई है के बारे में तफसीलात हासिल करूँ। वहाँ एक्रीमा की एजेंसी अस्काम का खुफिया हेडक्वार्टर है। मैं उससे किसी खुफिया रास्ते और हेडक्वार्टर के अंदर किए गए हिफाजती इंतजाम के बारे में मालूमात हासिल करूँ। इसके लिए मैंने उन अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जिन्होंने हेडक्वार्टर में हिफाजती साइंसी इंतजाम करने के लिए साइंसी आलात मुहैया किए थे। मैं आपको उनके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे एक आदमी मिल गया जिसने अपनी निगरानी में हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद उन हिफाजती इंतजामात में साइंसी आलात नस्ब किए, जिसमें एक सुपर मास्टर कंप्यूटर भी शामिल है। बहरहाल ये हेडक्वार्टर वाकई डेड पॉइंट के नीचे है, जिसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और अब ताहुक्म सानी ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। और इस हेडक्वार्टर का रास्ता भी अंदर से बंद है। इस हेडक्वार्टर का कंट्रोल सुपर कंप्यूटर के तहत है। अंदर काम करने वाले हर आदमी के कवायफ, हत्ता कि उनकी जिस्मानी निशानात की तफसीलात भी सुपर कंप्यूटर में फीड है और सुपर कंप्यूटर 24 घंटे हर आदमी की निगरानी करता रहता है। ये रास्ता भी सुपर कंप्यूटर के हुक्म पर ही खुल सकता है। उस हेडक्वार्टर का ये राब्ता अब सिर्फ अस्काम एजेंसी के चीफ ब्रोस से है और चीफ ब्रोस की आवाज़ भी सुपर कंप्यूटर में फीड है ताकि कोई उसकी नकल भी ना कर सके। इसके अलावा उस हेडक्वार्टर को इस अंदाज में बनाया गया कि उस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकते। वहाँ 2 डेड पॉइंट हैं और दोनों खाइयाँ ही हैं जिन्हें डेड पॉइंट 1 और डेड पॉइंट 2 कहा जाता है। डेड पॉइंट 1 जो बड़ी खाई है पर डार्सन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके साथ 10 साथी हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर है। सेकंड पॉइंट पर कोई क्रिस्टाइन इंचार्ज है और उसके 30 साथी वहाँ मौजूद हैं, क्रम्प ने कहा। तो क्या आपका कोई आदमी भी वहाँ मौजूद है? हाँ, इत्तेफाक से डार्सन और क्रिस्टाइन ग्रुप में मेरा एक आदमी मौजूद है, क्रम्प ने इस बात में सर हिलाकर कहा। लेकिन आपके आदमी ने आपको इस कदर तफसीली मालूमात कैसे मुहैया कर दी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। टेलीफोन करने और रब्ता करने की इजाज़त है, अलबत्ता उसे बाकायदा टेप किया जाता है। मेरे आदमी और मेरे दरमियान इंतहाई खसूसी कोड तय है जो बज़ाहिर सादा सी घरेलू बातचीत होती है। उस आदमी को मैं जिस नाम से कॉल करता हूँ वो उसके भाई का नाम है जो मेरे होटल में ही सुपरवाइज़र है। उसकी आवाज़ भी मेरी जैसी है, सिर्फ उसका महसूस अंदाज मुझे अपनाना पड़ता है। क्रम्प ने जवाब दिया, गुड, लेकिन आपका आदमी वहाँ क्या काम करता है कि उसे हेडक्वार्टर के हिफाजती इंतजाम के बारे में इस कदर तफसीली मालूमात हासिल हैं? इमरान ने कहा तो क्रम्प बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा आदमी जिसका नाम ब्रोच है वहाँ चीफ डिज़ाइनर है और हेडक्वार्टर का चीफ ब्रोच उसकी महारत और काबिलियत से बेहद मुतासिर है। अक्सर उसे हेडक्वार्टर में बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं और चीफ ब्रोस ने उसे ये सारी तफसील बताई हुई है। वैसे इसकी कवायद भी सुपर कंप्यूटर में फीड है, लेकिन अब उसके दाखिले के अहकामात मंसूख कर दिए गए, इसलिए अब वो चाहे तो भी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्रम्प ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आपका शुक्रिया, अब हमें इजाज़त दें, इमरान ने उठते हुए कहा और क्रम्प भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। यानी हमारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कार में बैठते ही सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बज़ाहिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन दरअसल बेहद फ़ायदा हुआ। ये बात भी कंफर्म हो गई कि हेडक्वार्टर ब्लोटन पहाड़ी के नीचे है, बल्कि इस बड़ी खाई डेड पॉइंट के नीचे है। हेडक्वार्टर के बारे में भी इंतहाई कीमती मालूमात हासिल हुई, ऐसी मालूमात जिनकी हमें ज़रूरत थी, इमरान ने कार ड्राइव करते हुए मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इन मालूमात का तो यही नतीजा निकलता है कि हम किसी सूरत भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ना ही बाहर से अंदर किसी से राब्ता हो सकता है, सफदर ने कहा। अब आखिरी सूरत यही रह गई है कि हम वहां जाकर रेड करें और खाई पर कब्जा कर लें। उसके बाद उस रास्ते को खोलकर अंदर काम करना होगा, इसके सिवा वाकई और कोई रास्ता नहीं।
इमरान ने कहा, लेकिन रास्ता तो अंदर से खोला जाता है और सुपर कंप्यूटर से आपका किसी सूरत लापता नहीं हो सकता। तो सफदर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। यही तो असल नुक्ता है। आज की तरक्की याफ्ता दौर में इंसानी दिमाग की बजाय मशीनों पर ज़्यादा इन्हसार किया जाता है। ये सबसे बड़ी खामी है। इंसानी जहन एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है, इसलिए वो बहरहाल इंसानों की अपनी बनाई हुई मशीनों से ज़्यादा अफजल है। इसलिए तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत पैदा कर देंगे और हम अपना मिशन ज़रूर मुकम्मल कर लेंगे। इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। कार तेज रफ्तारी से ब्लैकमैन की दी हुई रिहाइश गाह की तरफ उड़ी जा रही थी। अचानक करीब से 3 कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरी तो इमरान उन्हें देखकर चौंक पड़ा। ओईएस काम एजेंसी का डेथ सेक्शन कहाँ जा रहा है? इमरान ने चौंक कर कहा, डेथ सेक्शन? क्या मतलब? आप कैसे जानते हैं? सफदर ने चौंक कर कहा। ब्लैकमैन से बात की थी तो उसने इस सेक्शन और उसके मखसूस निशान के बारे में बताया था। देखो, इन कारों पर छोटी छोटी स्याह खोपड़ियों के निशान बने हैं। इस निशान के नीचे AAB लिखा हुआ है, मतलब अस्काम एजेंसी। इमरान ने जवाब दिया, ओ तो फिर ये सेक्शन किसी एक्शन पर जा रहा होगा। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उनका एक्शन किसके खिलाफ हो सकता है? इमरान ने कहा, उसके साथ ही उसने अपनी कार की रफ्तार कदरे तेज कर दी, लेकिन अगले चौक पर जब जाज कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जाने वाली सड़क की बजाय डेथ सेक्शन की कारें दूसरी तरफ मुड़ गई तो इमरान ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए। आपका अंदाज बता रहा है कि जैसे आपको शक था कि ये हमारी रिहाइश गाह की तरफ जा रहे हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। इमरान ने जवाब दिया। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की, फिर उसे एक तरफ करके रोक दिया। उसके बाद उसने कार का डैशबोर्ड खोला। उसमें 10 ट्रांसमीटर पर उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। किसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की है आपने? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरी छठी हिस्स मुसलसल खतरे का सायरन बजा रही है, इसलिए मैं पूरी तरह चेक करना चाहता हूँ। मैंने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, अगर आसपास कारों में ट्रांसमीटर हुए, उन ट्रांसमीटर्स पर होने वाली कॉल्स को भी हम सुन सकेंगे। यह खसूसी साख का ट्रांसमीटर है जो हर किस्म की ट्रांसमीटर कॉल्स कैच कर सकता है। अब ये लोग जब किसी को भी कॉल करेंगे तो ये कॉल हम भी सुन लेंगे। इस तरह मामला कन्फर्म हो जाएंगे। इमरान ने कहा, तो क्या आप कॉल सुनने तक यहाँ ठहरेंगे? कोठी जाकर भी हम कॉल सुन सकते हैं, सफदर ने कहा। इमरान ने इस बात में सर हिला दी। फिर थोड़ी देर बाद वो कोठी पर पहुंच गए। इमरान ने कार में मौजूद ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, फिर कार से उतरकर वो कोठी के अंदर सिमट बन गया। ट्रांसमीटर कहाँ है? वो ले आओ। इमरान ने सीटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, जहाँ बाकी साथी मौजूद थे। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ होने के इंतजार में उम्र गुजरती चली जा रही है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो बाकी साथी बेइख्तियार हंस पड़े, जबकि सफदर उठकर ट्रांसमीटर लेने चला गया। और इसी इंतजार में तुम अपनी कब्र तक पहुंच जाओगे, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। शट अप, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है बोल देते हो, जूलिया ने यकला तनवीर से मुहातिब होकर इंतहाई वसीले लहजे में कहा। तो तनवीर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। अरे अरे वाह, अभी से कुछ होना शुरू हो गया, वेरी गुड। इमरान ने कहा, तुम भी फजूल बकवास मत किया करो, समझे तुम? जूलिया ने इस बार आंखें निकालते हुए कहा। अरे अरे, क्या मतलब? क्या इस कदर तेज असर भी हो सकता है? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, किस बात का असर? जूलिया ने हैरान होकर कहा। वो शायद इमरान की बात समझ ही ना सकी। उस कुछ हो जाने का सुनकर जब कोई खातून किसी पर गुस्सा जाहिर करे तो इसका मतलब होता है कि कुछ होने वाला है। मेरा मतलब है कि बुजुर्ग कहते हैं कि खातून की हर बात का उल्टा मतलब लेना चाहिए। इमरान ने कहा, खुदा तुमसे समझे, तुम हर बात मजाक में उड़ा देते हो। जूलिया ने जिच होने वाले अंदाज में कहा। तुम उससे बात ही क्यों करती हो? क्या ज़रूरत है उससे बात करने की? तनवीर ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे सफदर ने ट्रांसमीटर लाकर इमरान की ओर बढ़ा दिया तो इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसका बटन ऑन करके उसने उसे मेज़ पर रखा ही था कि जकला ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई और वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। हेलो हेलो चीफ ब्रोस कॉलिंग ओवर। चीफ ब्रोस की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ साल्डन अटेंडिंग यू ओवर। एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो इस वक्त? ओवर। चीफ ब्रोस ने तेज़ लहजे में पूछा। मैं पहले चौक के करीब हूँ चीफ, ओवर। साल्डन ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे पहले इस कोठी के अंदर मौजूद अफराद को चेक किया जा सके? ओवर। चीफ ब्रोस की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, ऐसी मशीन हमारे पास मौजूद होती है। क्या पहले इन पाकिस्तानी एजेंटों को चेक करना है? ओवर। और साल्डन ने कहा और इमरान समेत सब पाकिस्तानी एजेंटों के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े। हाँ, लेकिन वहाँ जाकर घेरा मत डालना, पहले एक आदमी को भिजवा कर चेकिंग कराओ और अगर वो लोग अंदर मौजूद हों तो फिर कोठी को उड़ा दो, समझे? ओवर। चीफ ब्रोस ने कहा। यस चीफ, ओवर। साल्डन ने कहा। ओके, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा। ट्रांसमीटर पर मुझे कॉल करके रिपोर्ट देना, ओवर एंड ऑल। चीफ ब्रोस ने कहा। उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। क्या मतलब? क्या हमें चेक कर लिया गया? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने परेशान होते हुए कहा। मेरी छठी ही सभी तक वाकई दुरुस्त काम कर रही है, वरना हम वाकई इस बार मारे जाते। चीफ ब्रोस ने जिस अंदाज में अहकाम दिए उससे वाकई हमें चेकिंग का इल्म ही ना होता और वो कोठी मिसाइलों से उड़ा देते। इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि वो ऐसा कर रहे हैं? जूलिया ने कहा। तो इमरान सफदर ने से बता दिया कि डेथ सेक्शन की कार उनकी कार के करीब से गुजरी तो इमरान उस पर चौंक पड़ा था।
फिर अब निकले जहाँ से, जूलिया ने कहा। अभी नहीं, उन्हें चेकिंग कर लेने दो, फिर निकलेंगे, वरना अगर वाकई कोठी खाली मिली तो वो यहाँ हमारे इंतजार में मौजूद रहेंगे और हो सकता है उनके पास हमारे बारे में कोई इत्तला भी हो, इमरान ने कहा। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि उन्होंने चेकिंग कर ली और फिर चीफ बॉस ने रिपोर्ट देने की बात नहीं की, इमरान साहब। उसने चेकिंग के बाद फौरी तौर पर कोठी तबाह करने का हुक्म दिया है, सफदर ने कहा। मुझे मालूम है कि ऐसी मशीनरी से कैसे चेक किया जाता है। तुम फिक्र मत करो, जब चेकिंग रेज कोठी में फायर होगी तो ट्रांसमीटर जो ऑन है उसमें हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए।